आरएमएस टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, वो अपने सफर के चौथे ही दिन महज 2 घंटे 40 मिनट में कैसे डूब गया। टाइटैनिक जहाज की डूबने की भयावह घटना को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। 14 अप्रैल 1912 की ये घटना, जिसमें करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज में 2222 लोग सवार थे, जिनमें 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएमएस टाइटैनिक के बारे में, इसकी आलीशान फैसिलिटीज के बारे में, इसके डूबने की वजह के बारे में। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। अगर टाइटैनिक को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये उस समय की सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज में लोगों का शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। टाइटैनिक जहाज पर वो सब था जो उस वक्त के लोग कल्पना कर सकते थे। ये जहाज बाहर से जितना विशालकाय था, अंदर से उतना ही ज्यादा सुंदर था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसा जहाज बनाया था जो एक 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जहाज के अंदर की साज को लंदन के रिट्ज होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें हर तरह की चीजें उपलब्ध थीं। टाइटैनिक जहाज पर 4 एलिवेटर, 2 बार्बर शॉप, एक हीटेड स्विमिंग पूल, 4 रेस्टोरेंट, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 352 गाने की एक किताब दी गई थी, जिसके बारे में वहाँ के हर म्यूजिशियन को जानकारी थी और लोगों की फरमाइश पर उन्हें वो गाना बजाना पड़ता था। टाइटैनिक फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में वह दृश्य भी शामिल है जब आइसबर्ग से जहाज टकराने के बाद भी म्यूजिक बैंड के सदस्य परफॉर्म करते रहते हैं। असली जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सचमुच ऐसा ही हुआ था। इस जहाज को 3 सालों में बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी कॉस्ट $7.5 मिलियन आई थी, जो आज के जमाने के $400 मिलियन के बराबर है। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा उत्पन्न करता था, जो बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। टाइटैनिक में एक दिन में 600 टन कोयला जलाया जाता था। 24 घंटे बदल बदल कर 176 आदमी फावड़े से कोयला भट्टी में डालते रहते थे। उस समय टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 46,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज मौजूद थे। टाइटैनिक उस समय इतनी चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इसे अनसिंकेबल माना जाता था, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसा गया था। टाइटैनिक जहाज में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल हर जहाज के बाहरी हिस्से को कहते हैं। ये एक तरह से जहाज की रीढ़ की हड्डी होती है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। बाई चांस जहाज समंदर में नीचे किसी चट्टान से टकरा भी जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि एक हल टूट भी जाए तो दूसरा हल इसे नहीं डूबने देगा। और इसके ना डूबने की दूसरी वजह यह भी थी कि इसके निचले हिस्से में 16 वाटर टाइप रूम बनाए गए थे। शिप का निचला वाला हिस्सा पानी में डूबा रहता है। अब मान लो जहाज के इस हिस्से में कहीं भी छेद हो जाए तो धीरे धीरे पानी पूरे जहाज में भर जाएगा और जहाज डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक जहाज के इस निचले वाले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अब मान लो जहाज के साइड पर कोई भी हिस्सा किसी चट्टान से टकरा जाता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा। बाकी के कंपार्टमेंट को लॉक कर दिया जाएगा, जिससे जहाज को डूबने से बचाया जा सकेगा। साल 1912 में जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। 10 अप्रैल 1912 को जब इसको अपनी पहली यात्रा पर जाना था, तब टाइटैनिक को देखने करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। हर यात्री उत्साह से भरा था। कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आया था तो कोई इस विशाल जहाज को देखने आया था। टाइटैनिक जहाज की टिकट इतनी महंगी थी कि हर इंसान इस पर यात्रा नहीं कर सकता था। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास की टिकट उस समय $4,375 थी और सेकंड क्लास की टिकट $60 थी। 10 अप्रैल 1912 का वो दिन जब टाइटैनिक को पहले सफर पर जाते देखने के लिए लोग बेताब थे। यात्री बहुत ज्यादा खुश थे, सभी उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन किसे पता था ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना होता है और इसके कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। सफर शुरू होने के महज 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। मतलब जिस अटलांटिक ओशियन से ये जहाज गुजर रहा है वहाँ आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग मौजूद हैं। ये वार्निंग्स समुद्र से गुजर रहे
अन्य जहाज अपने आसपास वाले जहाज़ों को वार्निंग देकर बताते रहते हैं कि आगे बहुत ज़्यादा आइसबर्ग मौजूद है, संभल कर गुजरना। वार्निंग मिलने पर यह जहाज़ 2 बार अपने रास्ते को बदलता है, लेकिन इसके कैप्टन जहाज़ की रफ्तार को कम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऑर्डर्स थे कि रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जहाज़ को महज 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचाकर रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी। 14 अप्रैल 1912 की रात समंदर बहुत शांत था। उस दिन चांद की रोशनी भी नहीं थी और लहरें बहुत शांत थीं। पानी का बहाव अगर तेज होता तो लहरों से आइसबर्ग टकराकर झाग बनाता और आगे आइसबर्ग होने का पता चल जाता। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने एक बड़ी चट्टान को देखा। उसने तुरंत अलर्ट किया, फोन लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 37 सेकेंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डर्ज ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने और इंजन रूम को इंजन रिवर्स में चलाने का ऑर्डर दिया। जहाज को लेफ्ट मोड़ दिया जाता है, लेकिन आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। 11:40 पर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर लगते ही जहाज को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के बो के साइड का हिस्सा ज्यादातर क्षतिग्रस्त हो जाता है। जहाज में बहुत तेजी से पानी भरने लगा। टाइटैनिक के लाइन से लगे हुए 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। टाइटैनिक में 4 लाइन से लगे हुए वाटर टाइट कंपार्टमेंट भर जाने की कैपेसिटी थी, लेकिन लाइन से लगे हुए 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से आगे का हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, उसमें झुकाव आने लगा और पानी में डूबने लगा। पहले तो लोगों ने इसे हल्के में लिया कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन कुछ समय में लोगों को अंदाजा हो गया कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा, जिससे पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। टक्कर के 20 मिनट बाद करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, ताकि आसपास कोई जहाज मौजूद होगा तो हमें बचाने के लिए आ जाएगा। 12:20 पर RMS कार्पेथिया टाइटैनिक से आते हुए सिग्नल को पकड़ लेता है और ऑपरेटर से बात करता है। तुरंत वो जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ देता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि कार्पेथिया जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी आता तो इसे 3 से 4 घंटे का वक्त लगने वाला था। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट रखी गईं, जो कि सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। टाइटैनिक जहाज में सबसे ज़्यादा डूबने वाले पुरुष थे। लाइफ बोट में बिठाते समय प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए महिलाओं और बच्चों को पहले बिठाया गया। इस बीच म्यूजिशियन का एक ग्रुप लगातार म्यूजिक बजाता रहा ताकि लोगों को ज़्यादा घबराहट ना हो। सल्यूट है उन 7 लोगों के ग्रुप को जिन्होंने अंत तक लोगों की खुशी देखी और खुद कुर्बान हो गए। रात 1 बजे जहाज में धीरे धीरे पानी ऊपर तक आ गया और टाइटैनिक का बो समंदर में डूबने लगा और स्टर्न पानी के बाहर आ गया और ऊपर उठने लगा। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन अभी भी शिप पर लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। कुछ लोग जो तैर लेते थे वो पानी में कूद गए, लेकिन -2 डिग्री के ठंडे पानी ने उनकी जान ले ली, क्योंकि -2 डिग्री के ठंडे पानी में लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और खुद को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बचा पाए। तो कुछ लोगों ने इसे अपना नसीब समझकर इसे स्वीकार कर लिया। लाइफ बोट पर जो लोग थे वो इस भयावह दृश्य को देखकर सहम गए जब 2:20 पर जहाज 2 हिस्से में टूट गया। जहाज का आधा हिस्सा पानी में था तो आधा हिस्सा हवा में था। प्रेशर की वजह से 20 से 2 हिस्से में टूट गया और जहाज का बो पानी में डूब गया और समुद्र तल से जा टकराया और पीछे का हिस्सा थोड़ी देर तो वापस पानी में टिका रहा, फिर कुछ देर बाद पानी में वो अपने बो से 600 मीटर दूर जा गिरा। महज 2 घंटे 40 मिनट में ये कभी न डूबने वाला जहाज समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इसी जहाज के साथ डूब गए, जिनकी याद में एक स्मारक बनाया गया था। RMS कार्पेथिया जो 107 किलोमीटर दूर था, वो लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब पहुंच पाता है टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ बोट में सवार करीब 706 लोगों को ये जहाज बचा लेता है, लेकिन करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस भयावह घटना ने। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर टाइटैनिक पर सवार लोगों को बचा सकता था। जी हाँ, कैलिफोर्निया जहाज, जिसने आखिरी वार्निंग भेजी थी टाइटैनिक को कि संभल कर चलना, आगे आइसबर्ग है।
इसके बाद RMS कैलिफोर्निया जहाज ने अपना रेडियो बंद कर दिया था, क्योंकि खतरे को देखते हुए वो रात में आगे बढ़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने रेडियो बंद कर दिए, जिसकी वजह से टाइटैनिक से आती हुई SOS कॉल को रिसीव नहीं कर पाए। टाइटैनिक पर सवार लोगों ने रॉकेट सिग्नल भी भेजे। कैलिफोर्निया जहाज के क्रू ने देखा भी था रॉकेट्स को, लेकिन कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि टाइटैनिक पर अमीर लोग सफ़र करते हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर स्टैनली लॉर्ड ने इसे सीरियस लिया होता तो शायद 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बहुत से लोग कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ब्लेम करते हैं कि वो सही समय पर पहुंच सकते थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। टाइटैनिक में बहुत सी गलतियां की गई थीं, जिसमें सबसे पहली गलती सफिशिएंट लाइफ बोर्ड नहीं रखी गई थी। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने 64 लाइफ बोर्ड की जगह सिर्फ 20 लाइफ बोर्ड ही रखी। दूसरी गलती ये थी कि इतनी ज़्यादा आइसबर्ग वार्निंग मिलने के बावजूद जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया गया। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने कैप्टन स्मिथ से बोला कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, कैप्टन पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक को महज 6 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना है, ताकि एक रिकॉर्ड बन सके कि टाइटैनिक सबसे बड़ा, सबसे आलीशान, सबसे तेज जहाज है। तीसरी गलती ये थी कि निगरानी करने वाले ऑफिसर्स के पास दूरबीन तक नहीं थी। कहा जाता है जिस लॉकर में दूरबीन रखी थी उसकी चाबी गुम हो गई थी। RMS टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में ऐसा गुम हुआ कि इसके मलबे को ढूंढने में 70 साल का समय लग गया। सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट ब्लार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। टाइटैनिक के मलबे को बैक्टीरिया और जंग धीरे धीरे खाए जा रहे हैं और माना जाता है 2030 तक टाइटैनिक समुद्र तल से गायब हो जाएगा और टाइटैनिक का अस्तित्व दुनिया से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज 112 सालों के बाद भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में नमी पैदा हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।